अच्छा अब देखो नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें सैंपल पेपर में टफ क्वेश्चन आया था। पहले आप डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बातें समझ लो, फिर केसेस डिस्कस करेंगे। तो अब अगेन हम 2 इयर्स लेते हैं। तो होता क्या है कि ओ अच्छा, क्योंकि मैं उसी पे लिख रहा हूँ। अच्छा वो भी कह रहा है कि क्या लिख रहा है भाई। तो 1 अप्रैल 2024 कब खत्म होगा? देखो हो ना, फिर तुम लोग स्मार्ट, ऐसे ही लोग कहते हैं। घर पे क्या कहते हैं सब? अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है, डिविडेंड का प्रोसीजर पता है किसी को? एक ईयर एंड हुआ, अब डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, इसका प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं। प्रपोज मतलब एक ही मतलब नहीं होता उस शब्द का, यहाँ पे क्या मतलब है? हाँ मतलब वो बोलते हैं कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं। अब वैसे तो वो बोलते हैं कि हम पर शेयर इतने रुपीस देना चाहते हैं, पर आप अभी टोटल अमाउंट, जैसे उन्होंने बोला कि हम 2 लाख रुपीस डिविडेंड देना चाहते हैं। अब ये मिलेगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? शेयर होल्डर्स पे। और शेयर होल्डर्स कब इस बात को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं? यहाँ पे फाइनल मैंने ना 31 मार्च बोला है BOD, ठीक है? तो अभी आप चलो 12th क्लास में उसको 31 मार्च ही समझो। अब होता क्या है, इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जब फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स को, सब कुछ की ये इस साल का रिजल्ट है, तो हम उसे मान लेते हैं मई में, अप्रैल में, कहीं मई में मान लेते हैं। मई मंथ में AGM हुई। AGM में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, हम डिविडेंड पे है तो हम डिविडेंड की बात ही करेंगे, इन्होंने 2 लाख रुपीस का डिविडेंड प्रपोज किया था। तो क्या शेयर होल्डर्स इसको यस या नो करते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पता है क्या होता है? चलो फिर छोड़ो। शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है कि मोर देन हाफ शुड एग्री, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है मोर देन 75% शुड एग्री। यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है कि अगर 51% शेयर होल्डर्स ने यस बोल दिया, ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ आपने 1-2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ सिर्फ, वैसे तो 12th क्लास में डिस्कस नहीं होता, इस साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन है। शेयर होल्डर्स चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अमाउंट को, ठीक है, पर ज्यादा के लिए नहीं, कम के लिए, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर होल्डर्स चाहें तो वो ये बोल सकते हैं, इसी को अप्रूव कर दें कि हाँ 2 लाख यस, जो कि 99.99% होता ही है भाई, क्यों मना करोगे तुम? जो मिल रहा है ले लो, ज्यादा बढ़ा तो सकते नहीं, बढ़ा पाते तो बढ़ा भी लेते, क्योंकि मिलना भी तो उन्हीं को है, किसी और को थोड़ी मिलना है। तो वो इसको यस कर सकते हैं, या वो इसको नो कर सकते हैं, या रिड्यूस कर सकते हैं। लो नो भी वेरी स्टूपिड चॉइस, पर ठीक है, तुम्हें ही तो मिलना है, कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैंपल पेपर के क्वेश्चन को छोड़ दो, ये सेम ऐसे का ऐसे यस हो जाता है, रिड्यूस भी होता है, वो भी एक केस में करेंगे। अब मैटर ये नहीं करता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या प्रपोज किया था, मैटर ये करता है AGM में फाइनलाइज क्या हुआ, क्योंकि पे तो आप वही करोगे। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे तब तक प्रपोज डिविडेंड ही फाइनलाइज डिविडेंड है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कहता है ये प्रपोज था और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता, आप मानोगे यही फाइनलाइज हुआ और यही मिला। अब अगेन टैक्स की तरह, ये डिविडेंड किस ईयर का है? पिछले ईयर का। पे कब हो रहा है? नेक्स्ट ईयर में। तो आप कैश फ्लो बना रहे हो इस ईयर का, इस ईयर के कैश फ्लो में क्या इस ईयर का डिविडेंड आएगा पेड में? नहीं, इस ईयर के कैश फ्लो में पिछले ईयर का डिविडेंड आएगा। ये बात समझ में आती है? जस्ट लाइक टैक्स, यहां पर भी आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। अब एक है डिविडेंड पेबल और एक है डिविडेंड पेड, ठीक है। तो डिविडेंड पेबल जाता किधर है? कैश फ्लो। सबसे पहले जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ जा रहे हो, ये वहां पर ऐड होता है, ये पेबल है। और जो पेड है, जो एक्चुअली आपने पे किया, ये कहां जाता है?
फाइनेंसिंग में माइनस, ये फाइनेंसिंग में माइनस होता है, ठीक है। फर्क है देखो, 80 to 90% क्वेश्चन में ये सेम फिगर है, जितना पेबल है उतना ही पेड है। क्वेश्चन आपको दो फिगर देगा ही नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी हमने ये फाइनल डिविडेंड की बात करी है, इंटरिम की बात नहीं करी है। अब इंटरिम की बात भी कर लेते हैं। ये फाइनल डिविडेंड है। अब इंटरिम में क्या होता है, इंटरिम में वो उसमें 2 साल की कोई टेंशन ही नहीं हमें। इसी साल, जैसे ये 1 अप्रैल से 31, इसी साल बीच में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, रीजन में मत जाओ, बस कंपनी डिविडेंड साल के बीच में ही देना चाहती है, तो क्या होगा, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीधा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, किसी के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं। ये फाइनल डिविडेंड की तरह नहीं होता कि शेयर होल्डर्स को अप्रूव करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीधा यस करेंगे, सबको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ओके। ये दो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले कई क्वेश्चंस इसी लॉजिक पे बेस्ड होंगे। तो इंटरिम डिविडेंड ऐसे होता है। अब इंटरिम डिविडेंड की भी दो ट्रीटमेंट्स हैं, सेम इसी की तरह। पहले ऊपर ये ऐड हो जाएगा, जहां डिविडेंड ऐड हो रहा है वहीं पे, और जहां पे डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में लेस होता है, वहीं उसके साथ लेस भी होता है, ठीक है। तो अब हम अगर फर्स्ट केस देखें, सबसे सिंपल, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इंटरिम डिविडेंड सेम होगा, उसमें दो फिगर नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, अब ये आपके पास क्या है, एक बैलेंस शीट जिसमें ऊपर शेयर कैपिटल लिखा है और नीचे डिविडेंड पेड लिखा है, और नीचे इंटरिम डिविडेंड पेड भी लिखा है। ये दो अलग एडजस्टमेंट्स हैं। यहां पर जो डिविडेंड का अमाउंट है यही पेड है और यही पेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये दोनों सेम ही है यहां, तो यही आपका पेबल है। ये कहां जाता है पेबल, वो जो हमारा निमोनिक है डर्ट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, वहां प्लस, और यही पेड है, ये कहां जाता है टैक्स पे थोड़ी हो भाई, फाइनेंसिंग में माइनस। सेम गोज फॉर इंटरिम डिविडेंड। अगर आपको एडजस्टमेंट में सिर्फ इतना लिखा है डिविडेंड पेड, सबसे इजीएस्ट एडजस्टमेंट, ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो। अगर आपको लिखा है इंटरिम डिविडेंड, ये दोनों अलग है, इन्हें मिक्स मत कर देना, इसीलिए बताया ये साल के एंड में दिया और ये बीच में दिया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो दो इफेक्ट्स इसके, दो इफेक्ट्स इसके, बाद खत्म। हाँ, सेम इफेक्ट्स हैं। ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वापस इस पे आना होगा एक बार इसको देखने के लिए, पर अभी तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस, अब यहां इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ठीक है, यहां प्रपोज्ड डिविडेंड ही है, पर दोनों साल का मेंशन्ड है, इस साल का भी मेंशन्ड है और इस साल का भी मेंशन्ड है। तो अभी अभी आपने किया, आप किस साल का इस साल पे कर रहे हो, तो इन दोनों में से बताओ कौन सा हमारे लिए रेलेवेंट है। ये जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, वो तो जब ये ईयर खत्म हो जाएगा उसके 3 महीने बाद एजीएम होगी और उसके बाद पे होगा, तो वो तो नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो में चला गया। जिस तरीके से लास्ट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इस ईयर के कैश फ्लो में आ रहा है, उसी तरीके से इस ईयर का नेक्स्ट ईयर में जा रहा होगा। ये आपने इग्नोर कर देना है, जैसे आप कई लोगों को इग्नोर कर देते हो ना, वैसे ही इसको इग्नोर कर देना। ये लास्ट ईयर का ही, अब क्या यही दोनों जगह जाएगा कैश फ्लो में, यही पेबल है और यही पेड है, ठीक है, क्योंकि इस ईयर का जो डिविडेंड है वो एक ही अमाउंट है आपके पास, यही पेबल है और यही पेड है, तो अगेन सेम ट्रीटमेंट, यही ऊपर प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही फाइनेंसिंग में माइनस। ये टैक्स की बात नहीं हो रही, बाहर आ जाओ उससे। तो हमने करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड पे कभी ध्यान नहीं देना होता, ठीक है। अब यहां सिमरी क्या कर रहे हो आप तो अगर यहां पर क्या था, प्रपोज डिविडेंड अमाउंट में लिखा है रुपीज में, नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी सेम है, पर वहां एक डिफरेंस आएगा। अब ये देखो, अब यहाँ प्रपोज डिविडेंड है, आपको पता है कि इस साल का तो इग्नोर ही कर देना, पर प्रॉब्लम ये है जो लास्ट ईयर का भी है ना, वो परसेंटेज में है 10%। अब ये 10% किसका निकालना है, किसने बोला, आप में से प्रॉफिट किसी ने बोला, वेरी गुड। डिविडेंड कैपिटल का परसेंटेज होता है, प्रॉफिट का नहीं होता है, ठीक है। पर कौन सी कैपिटल, दो कैपिटल है,
हाँ, जब ये डिविडेंड ही लास्ट ईयर का है तो पिछले, कॉमन सेंस, पिछले साल की कैपिटल पे ही दिया जाएगा। तो 8 लाख का 10% कितना होता है, और ये 80,000 ही ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। ये इग्नोर हो जाएगी बात, और ये कैलकुलेट भी इस पे होगा। अभी उस पे आ रहे हैं वो केस भी है, टेंशन मत लो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेकंड और थर्ड बहुत सिमिलर है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो सेकंड में जो लिखा है थर्ड में भी वही लिखा है, यहाँ रुपीज में, यहाँ काम आसान है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अगले में परसेंटेज में है, तो यहाँ एक छोटी सी गलती ये हो जाती है, स्टूडेंट्स ये 10% इसका निकाल देते हैं, पर अगर आप लॉजिकली सोचो इट मेक्स नो सेंस। अगर लास्ट ईयर का 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो वो लास्ट ईयर की कैपिटल पे ही तो हुआ होगा। ये तो इससे ईयर इशू हुए होंगे शेयर्स, इन पे क्यों दोगे आप लास्ट ईयर का डिविडेंड? ठीक है, और इसको तो इग्नोर करना ही है हमेशा। करंट ईयर का डिविडेंड जो है उसका कोई लेना देना नहीं है कैश फ्लो में। ये बात क्लियर है? वेरी गुड। इसके 6 केसेस हैं। ओ यस, अब हम यहां आते हैं, ये है इंटरेस्टिंग। अब हम इंटरिम डिविडेंड पे आए। इंटरिम डिविडेंड कब पे होता है? ड्यूरिंग द ईयर, बीच में, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, ये नहीं पता। ईयर 1 अप्रैल के बाद कभी और 31 मार्च ईयर एंड से पहले, उसे इंटरिम कहते हैं। एग्जैक्ट बीच में ऐसे मत सोचो, ठीक है। अब यहां ऐसा है, उसने आपको हमेशा डिविडेंड कैपिटल का परसेंटेज होता है, पर पॉइंट ये है किस कैपिटल को यहां पे रखोगे। अब देखो ये बात ध्यान से सुनना, इंटरिम डिविडेंड जब आप डिक्लेयर कर रहे हो उस दिन आपकी जो कैपिटल है उसका परसेंटेज निकालोगे। क्या, मैं यहां लिख देता हूं। ये ना डिबेंचर इंटरेस्ट से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि सर अगर ये शेयर्स बीच में इशू हुए 6 महीने, इसमें टाइम फैक्टर नहीं लगता, जिस दिन दे रहे हो उस दिन जो कैपिटल है उस पे पूरा पूरा दे दोगे। तो करना क्या होगा? करना ये होगा, करना तो जो भी होगा अच्छा, क्योंकि ये जब तक राइट पे ना हो स्क्रॉल नहीं होता। अब कौन सा हो रहा है? अब हो रहा है। क्या हो रही है? अरे ये नहीं रेज होता भाई, क्या मच रही है? इसके चक्कर में ना पूरी ये डिलीट, हाँ ये नहीं होगा, रुको अंडू कर देते हैं। वेयर इज अंडू? अब सही है? अच्छा लग रहा है? OCD कहते हैं। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ईयर की स्टार्टिंग में आपकी कितने शेयर कैपिटल थी? 8 लाख। ईयर के एंड में कितनी शेयर कैपिटल थी? तो इसका पहले तो इसका क्या मतलब है, ये बदल कैसे गया? 2 लाख के शेयर्स इशू हुए। क्या क्वेश्चन ने डेट बताई कब? नहीं। अब यहाँ वी आर ओपन टू एजम्पशन। अब लेकिन ये चीज समझो, हम बोल रहे हैं कि हमने इंटरिम डिविडेंड दिया, उसकी भी कोई डेट नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो इंटरिम डिविडेंड बीच में दिया होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो उसने बताई नहीं। अब यहां पर आप 10% 8 लाख का निकालोगे या 10 लाख का, ये इस बात पे डिपेंड करता है आपके एडिशनल शेयर्स कब इशू है। क्योंकि अगर आपने वो 2 लाख के शेयर इंटरिम डिविडेंड से पहले डिक्लेयर इशू कर दिए तो अब आपकी कैपिटल इस दिन क्या हो गई? 10 लाख। अब आप 10 लाख पे 10% 1 लाख दोगे। और अगर आपने वो शेयर्स यहां इशू नहीं करे, वो आपने एंड ऑफ द ईयर जस्ट उससे पहले किए, तो इस दिन कैपिटल कितनी थी? 80। मतलब 80,000 डिविडेंड हो गया क्योंकि 8 लाख कैपिटल थी। तो ये बात समझ में आई? अब यहाँ तो क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ क्या करे? यहाँ पे ये अज्यूम करो कि सारे शेयर्स एंड ऑफ ईयर आपने इशू करे, तो आपने डिविडेंड 8 लाख पे दे दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई? बस इस पे डिपेंडेंट है इंटरिम डिविडेंड। इतना कॉम्प्लिकेट वो कभी नहीं करेगा कि वो इंटरिम डिविडेंड की डेट भी दे, फिर वो उसकी डेट भी दे। हालांकि वो भी कर दे तो भी आप देख लोगे कि भाई क्या इंटरिम डिविडेंड देने से पहले शेयर्स इशू हो गए थे। अगर उससे पहले हो गए थे, बस ये चेक करो इंटरिम डिविडेंड के दिन आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, बस ये चीज चेक करो, कॉमन सेंस। हाँ, कुछ भी assumption, आंसर तो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? आपने उतना ही ऊपर प्लस करना है, उतना ही नीचे माइनस करना है। वो भी अज्यूम कर सकते हो, हाँ, पर इजी काम। मैंने क्यों बोला कि आप लास्ट में अज्यूम करो? क्योंकि आप प्रपोज डिविडेंड भी तो ओपनिंग पे निकाल रहे हो ना, तो अपनी
एजम्पशन सेम रखने के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि वो 2 लाख लास्ट में इशू है, तो ये भी आप फिर ओपनिंग पे ही निकाल दोगे, प्रॉब्लम ही खत्म। तो इंटरिम डिविडेंड में ये चीज याद रखना, इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा यहां पे कैलकुलेट होगा, देखना ही नहीं ईयर में कितना चेंज हुआ। इंटरिम डिविडेंड इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो किस दिन डिक्लेयर हुआ और उस दिन कैपिटल कितनी थी। हालांकि अगर आप बुक में देखोगे जहां पर भी इंटरिम डिविडेंड एक परसेंटेज की तरह लिखा है, अमाउंट की तरह लिखा है, तो इस कंफ्यूजन में हम है ही नहीं, वही अमाउंट प्लस वही माइनस। जहां भी परसेंटेज की तरह लिखा है, मोस्ट क्वेश्चंस में वो कैपिटल बदलता ही नहीं है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वहां कैपिटल सेम है। अब आप ओपनिंग पे निकालो या क्लोजिंग, जब दोनों जगह 8 लाख लिखा है, प्रॉब्लम ही नहीं। ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट में आएगा मजा। यस, इसको हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ डिविडेंड करेंगे। देखो, अब इसमें एक चीज नहीं आती है, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर के जो डिविडेंड का एस्पेक्ट है, उसके बारे में आप क्या जानते हो? फिक्स्ड होता है और नॉर्मल इक्विटी से पहले मिलता है। हाँ, अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका मतलब प्रेफरेंस को तो देना ही पड़ेगा, ये आप याद रखना। इसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, 12th क्लास में वो सब नहीं डिस्कस होते, 12th क्लास में इतनी सी बात याद रखो। अब यहां पर वो बोलता है, ये छोड़ो फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड, क्योंकि अभी इस पे नहीं जाते वो, ये हाँ चलो ये भी यहाँ पे बढ़िया है। इंटरिम डिविडेंड वाज पेड, इक्विटी शेयर्स 8%, 8% देना है। और वो यहाँ, अब इक्विटी शेयर देखो स्टार्टिंग में कितने थे? 20, ईयर एंड पे 10 लाख के एडिशनल इशू करे। कब करे वो डेट लिखता है, कब करे? ईयर एंड। तो जिस दिन इंटरिम दिया उस दिन कितनी कैपिटल थी? ये बात सबको क्लियर है? तो आपको दिख रहा है यहाँ ये डेट मेंशन होने से ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। मैं दोबारा इसकी भी टाइमलाइन बना देता हूँ वैसे तो चीजें लॉजिकल ही हैं। अगर आप सोचना सीख गए हो तो आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन अगर आप रट रहे हो, बहुत टफ है उसके बाद ये चैप्टर्स। कितना रटोगे, क्या क्या assumptions रटोगे? ईयर एंड पे 20 lakhs हैं, ठीक है, ईयर बिगिनिंग पे सॉरी, और ईयर एंड पे 30। अब इंटरिम डिविडेंड लास्ट डे पे तो नहीं दिया गया है, बीच में ही कहीं कहीं भी अज्यूम कर लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां दिया। और जो आपने ये 10 लाख के शेयर्स इशू करे, वो कब करे? एग्जैक्ट एंड ऑफ द ईयर, ये यहीं पर इशू करे। तो यहां वाले दिन तो आपकी कैपिटल 20 lakhs थी। 20 lakhs का 8 कितना है इंटरिम? हाँ 8। 20 lakhs का 8% 1,60,000 आ गया इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट। क्या करोगे इसका? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। लेकिन एक चीज अब ये याद रखो, यहां वो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को लेके कुछ नहीं कहता, नहीं कहता है। तो क्या वो दिया या नहीं दिया? दिया, क्योंकि इक्विटी को दे रहे हो ना। अब इसमें ना एक बात होती है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, पर 12th में मुझे नहीं लगता इतना डिस्कस करने की जरूरत है। अगर ये दिया है तो इसको भी डिविडेंड देना है। 22 भाई, इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अलग है। मैंने ये कब से बोल दिया कि ये डिविडेंड भी उसका हो गया? मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड देना है, वो अमाउंट तो अब निकालेंगे, पर ये तो सिर्फ इक्विटी का है ना, यही अमाउंट थोड़ी उनका बन जाएगा। इक्विटी का कभी परसेंटेज नहीं मेंशन होता, पर प्रेफरेंस का तो परसेंटेज यहां मेंशन होता है, नीचे से उसका क्या लेना देना? नीचे से तो इक्विटी का लेना देना है। तो हमने ये याद रखो, इक्विटी को इंटरिम डिविडेंड दे दिया है 160, ठीक है, प्लस माइनस इसे कर देंगे। अब प्रेफरेंस पे आओ, कितना परसेंटेज देना है? किस पे दोगे, कौन से अमाउंट पे? हाँ, डिविडेंड में जहां भी कंफ्यूजन हो ओपनिंग पे दो। क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग, भाई ये आपने रिडीम करे होंगे इस साल, इसीलिए कम हो गए। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, ठीक है, इक्विटी की तरह नहीं कि कभी रिडीम नहीं हो सकते। और ये रिडम्पशन ईयर एंड पे ही हुआ होगा। तो हमने स्टार्टिंग के जो 2 लाख वाले हमारे शेयर होल्डर्स थे, उनको हम 10%, कितना हुआ? 20,000। तो अब यहां मिक्स करके मत लिखना, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स अलग लिखोगे, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग लिखोगे। लिखना सेम जगह है दोनों चीजों को। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अलग अलग लिखना, क्योंकि आप मिक्स कर रहे थे। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी अज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख जो कम हुआ वो ईयर एंड पे हुआ। हाँ जी, मैं आपको इसका लिख के दिखा देता हूँ वैसे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं जान गया आप स्मार्ट हो, लेकिन मेरे को तो मेरा काम करना है ना। ट्रीटमेंट तो सब सेम है। कुछ लोग अभी वैसे भी ट्रीटमेंट कराने हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है सबका। अच्छा, ये देखो, आप नेट
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस पे हो, यहाँ पे आप ऐड करते हो डिविडेंड। तो इधर आप पहले तो लिखोगे इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्या हुआ? तो और यहाँ पे भी पढ़ लो इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का ही है, कहीं प्रेफरेंस को भी दे दो, प्रेफरेंस शेयर्स को उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो ये हमने कितना अमाउंट निकाला 160, ये ऐड कर देंगे 160। फिर क्या करना है, अब इसमें मत जाना कि सर प्रेफरेंस को पहले देंगे, हाँ भाई पहले ही दिया होगा, लिखते हुए तो कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड या डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैसे भी लिख लो, टू नहीं स्पेसिफाई करो किसका है, ऊपर भी तो लिखा है ना, अगर दोनों है तो स्पेसिफाई करो। ये कितना है 20। अब सेम आप पहुंच गए फाइनेंसिंग पे, अब वो पूरा नहीं बना रहा मैं, फाइनेंसिंग में ये दोनों लिखो और माइनस कर दो, हो गया। क्या अभी तक किसी भी केस में हमारे ऊपर वाले डिविडेंड और नीचे वाले डिविडेंड में अलग अमाउंट आए? नहीं आए, अब आएगा, ठीक है। और ये वैसे 12th क्लास में नहीं होता, ये मैंने भी पहली बार सीए इंटर में पढ़ा था, पर अब सैंपल पेपर में इसलिए करेंगे। आपको काफी चांसेस हैं ये वीडियो कुछ टाइम बाद दोबारा देखना पड़ जाए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो और कंफ्यूजन हो, इसीलिए सारे 6 केसेस एक साथ करा दिए। जब भी कंफ्यूजन हो ये वीडियो देखो, इससे केसेस क्लियर होंगे। बड़े क्वेश्चन में सब कुछ एक साथ क्या करना है वो तो एक अलग चीज ही है, पर पहले इंडिविजुअली तो समझ आ जाए। ये चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज करने के लिए पहले एक बार ये रिवाइज करना होगा हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, उसके लिए स्टार्टिंग में ही जाते हैं। हाँ ये तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड प्रपोज करते हैं, कुछ महीने बाद एजीएम में शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव कर देते हैं, और अभी तक हमने क्या माना हर केस में सेम अमाउंट ही अप्रूव किया गया, क्योंकि वो तो प्रपोज लिख रहा है, हम उसी को पे कर रहे हैं, हम यही तो फिर मान रहे हैं ना कि वो अप्रूव हो गया। या वो उसे नो कर सकते हैं या वो उसे, ये याद रखना, ठीक है। ओके पहली बात तो ये है। तो यहां से हमें डिविडेंड पेबल, अब देखो इससे आपको क्या फिगर मिलती है डिविडेंड पेबल की, 2 लाख का डिविडेंड शेयर होल्डर्स ने बोला हमें तो 180 ही चाहिए, तो ये 180 क्या हो गया डिविडेंड पेबल हुआ। क्या ये जरूरी है ये सारा पे भी हो गया हो कंपनी के थ्रू? ये जरूरी नहीं है, अभी तक तो हो रहा था, अभी तक तो हर केस में जितना प्रपोज हुआ उतना ही फाइनल हुआ और उतना ही पे भी हुआ, डिफरेंस अभी तक कहीं नहीं आया। ओके लास्ट देखो ये तो यहां पर ये इसको बहुत ध्यान से देखना। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, अब आपके पास 21 है और 20 है, तो 21 एंड 21 का प्रपोज डिविडेंड कितना है? इसका कोई काम है? इस ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कभी कोई काम नहीं होता, कोई भी केस हो। चलो इग्नोर हटा ही दो इसको, ये हमें नहीं देखना, ठीक है। और लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या है 2 लाख। क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि शेयर होल्डर्स ने प्रपोज डिविडेंड को बदला कुछ ऐसा? तो यही डिविडेंड पेबल बन जाता है, ये देना था फिर ये बन जाता है डिविडेंड पेबल। अब डिविडेंड पेबल कहां जाएगा? हाँ ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स इसे बदल देते तो जितना कम करते उतना पेबल हो जाता, तो पेबल तो ये फिगर आ गई। अब हमें कैसे पता चलता है कंपनी ने ये पे किया या नहीं? बैलेंस शीट देख करके। बैलेंस शीट में अगर सर्टेन चीजें प्रेजेंट है मतलब ये पूरा पे नहीं हुआ। अगर आपने 2 लाख रुपीस किसी को पे करने हैं और आप वो 2 लाख पूरे पे ना करो, तो जितना अमाउंट रह गया, मान लो इसमें से आपने मान लो 170 पे करा, कितना रह गया? अब ये 30 क्या है आपके लिए? नहीं, नेचर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी है, तो वो 30 आपको लायबिलिटी में दिखना चाहिए। और अगर आप पूरा 2 लाख पे कर दो तो क्या कोई लायबिलिटी दिखेगी? तो मतलब अगर डिविडेंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं है तो सारा पे हो गया है, और मोस्ट क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। पर अगर ये अनपेड है तो आपको 2 में से किसी एक नाम से दिखेगा, या करेंट लायबिलिटी में या तो आपको दिखेगा अनक्लेम्ड डिविडेंड या क्या दिखेगा डिविडेंड पेबल, ठीक है। और सामने 2 नंबर दिखेंगे, इन उनमें से एक 0 भी हो सकता है, पर क्वेश्चन हर केस कवर हो जाए इसलिए 2 लिखे हैं मैंने। लास्ट ईयर आपका डिविडेंड पेबल 30 था और इस ईयर 50 है, तो इस ईयर ये कितने अमाउंट से बढ़ा? इनको हमेशा माइनस करना है, इनको इंडिविजुअली कभी नहीं देखना, ठीक है।
इस साल आपका डिविडेंड पेबल कितने अमाउंट से बढ़ा है? तो मतलब इस साल आपने 20,000 का डिविडेंड नहीं दिया। ना तो ये इंडिविजुअल दिखा रही है, ना तो ये इंडिविजुअल फिगर दिखा रही है, इंडिविजुअली कुछ नहीं दिखा रही है। कम हो रहा है तो आपने ज्यादा पे किया, पर वो एक 12th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही टफ है, फिर वो ऐड हो जाएगा इसमें। पर अभी छोड़ो, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब इस साल आपकी लायबिलिटी और बढ़ी, और जितने से बड़ी वो निकालना, इंडिविजुअली मत देखना। कितने से बड़ी? तो इसका मतलब 2 लाख में से इस साल आपने कितना नहीं पे करा? 20 नहीं पे करा, तो कितना पे करा? तो पेड में आएगा 180 और पेबल में 2 लाख। कौन से 20 माइनस हो तो गए 20, और कौन से 20? दोबारा से समझ लो, हमें 2 चीजें चाहिए। इस चीज के प्रेजेंस का मतलब सीधा सीधा ये है कि डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेड अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है? ऊपर एक अलग फिगर जाएगी और नीचे एक अलग जाएगी। वो ऐसे ही चेक होता है अगर वहां अनक्लेम्ड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल है, और वो इस पे डिपेंडेंट है कितना अनपेड है, उनके डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग के। तो मेरे को यहां से ये पता चल गया कि हमारा प्रपोज डिविडेंड 2 लाख था, तो ये डिविडेंड पेबल है, ये हमें देना था, ये हम ऊपर लिख देंगे डॉट में। पर फिर जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, हम देखते हैं लास्ट ईयर 30,000 पेबल था और इस साल वो 30 बढ़ के 50 हो गया, मतलब इस साल मैंने 20 और नहीं दिया। अब आप बोलोगे ये लास्ट ईयर के 30 का रिलेवेंस क्या है? वो लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर का 30 पेंडिंग है, तो उसकी ट्रीटमेंट लास्ट ईयर के कैश फ्लो में हुई होगी। इस साल तो आप बस ये देखो इस साल और कितना पेंडिंग रह गया, तो इस साल 20,000 का पेंडिंग रह गया। हाँ, ये तो क्यूमुलेटिव बैलेंस है ना, ये इंडिविजुअल ईयर की फिगर थोड़ी है कोई। तो इसीलिए 2 लाख में से मैंने 20,000 नहीं दिया, तो अब इसमें से माइनस कर दो 180 आपका पेड है। और जो हुनर ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आप में कोई इसमें कंफ्यूजन होता था ध्यान मत लगाना, अगर लास्ट ईयर का पेबल कम हो जाए इस साल, ये 30 की जगह 20 हो जाता, तो मतलब लास्ट ईयर का भी इस साल दिया, कैश फ्लो तो इस साल आउट हुआ ना, तो फिर इस साल आपने इस साल का 2 लाख तो दिया, प्लस हो जाता 10। अब डिविडेंड पेड 210 जाता, ठीक है? पर अभी इतना दिमाग मत लगाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। और होपफुली इसका बड़ा क्वेश्चन आई डोंट नो आएगा या नहीं, पर छोटा क्वेश्चन तो उसमें एग्जिस्ट करता है सैंपल पेपर में, अभी वो करेंगे हम। अरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 30,000 पेबल है, इस ईयर 50 दिख रहा है, 20,000 से बढ़ गया, 20,000 लायबिलिटी दिख रही है, मतलब वो पे नहीं हुई ना, तो 2 लाख में से पे कितनी हुई? 180। तो सिंपल 2 लाख रुपीस चले गए डिविडेंड पेबल ऊपर और पेड 180 नीचे फाइनेंसिंग में लेस हुए। अगर ये नहीं करेंगे, और फिर इसका क्या होगा? इसका कैश फ्लो में कुछ नहीं, इसका काम खत्म हो चुका है, अब ये कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएगा। इसके आगे आपने यहां माइनस कर दिया ना 20, बस यही कैश फ्लो में इसका इफेक्ट है। कहीं आप इसको वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले के बाद प्लस माइनस करंट एसेट लायबिलिटी में भी लिख दो, ये वहां नहीं जाएगा इसके बाद, ठीक है? ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, बस अब हम एक वो सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन अभी कर लेंगे। हाँ, एमसीक्यू है, फिर से करेंगे, मुझे पता है। लास्ट पेज फिर इसको ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। क्यों? अभी मैंने देखा था पीछे। अरे हो ही नहीं सकता इससे पीछे। सर वो नहीं बोल पीछे, मतलब पहले गया पीडीएफ में। हाँ यही तो खोला ना मैंने। ये वाला खोला, खोलो सेकंड पेज पे जाओ। अच्छा वो इसमें है। हाँ एक और बस, एक और। अरे लास्ट क्वेश्चन था यार वो। बस 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 एक और। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है 19th, और इसको बहुत ध्यान से देखना, बस इसके बाद खत्म। Proposed dividend for the year ended 31 March 2025 and 31 March 2024। आपको ईयर समझ आ गए? प्रेजेंट कौन सा है, प्रीवियस कौन सा है? हमें तो इस ईयर से मतलब है डिविडेंड देते हुए, इस ईयर का कुछ भी हो। अब इस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 250, हटा दो, हमें नहीं चाहिए। लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या था? 2 लाख। ये प्रपोज था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रपोज, फिर शेयर होल्डर्स फाइनलाइज द डिविडेंड अमाउंट एट 180। तो अब आप 2 लोगे पेबल या 180? 2 भी हटा दो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी बोले, हमने तो शेयर होल्डर्स ने तो कम कर दिया, ये आपका पेबल है और ये कहां जाएगा? हाँ ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर ब्ला ब्ला ब्ला, और इस साल हमें अनक्लेम्ड डिविडेंड दिखता है 10। आपको देना कितना था?
और कितना अनक्लेम्ड अभी भी दिख रहा है, तो कितना दिया, तो ये पेबल है और 170 पेड है। इसकी भी ट्रीटमेंट पता है कहाँ जाता है, अब बस ऑप्शंस में से सही सेलेक्ट करना है। देखते हैं, प्रपोज डिविडेंड एडेड एंड नेट प्रॉफिट विल बी 2, छोड़ दो, आगे पढ़ो, इन्हें 2 तो करना नहीं। प्रपोज डिविडेंड एडेड 250, ये भी छोड़ दो। प्रपोज डिविडेंड एडेड इन, ये तो है 180 हो सकता है, एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड विल बी 90, नहीं ये 190 नहीं, ये नहीं, पर इस पे आएंगे दोबारा। और ये 180 प्रपोज डिविडेंड है जो ऐड होगा, और एक्चुअली पेड 170 है, ये सही है। ये भी हो सकता है, इसी अगर मैं इसे बदल दूं, वो मैं बदल कैसे दूं, अगर मैं यहां बोल दूं लास्ट ईयर का अनक्लेम डिविडेंड जो इस साल दिया वो 10 है, अब सी हो जाता है, बात समझ में आई, क्योंकि अब लास्ट ईयर का कुछ रह गया था डिविडेंड जो इस साल दिया गया, तो इस साल का प्रपोज तो नहीं बदलता, वो तो 180 रहता है, पर पे तो फिर आपने लास्ट ईयर का भी 10 साथ में कर दिया, ये तो एक्चुअल कैश आउटफ्लो है जो यहां आप देख रहे हो। तो जब वो सिंपल इंग्लिश में लिख रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट से जज कर पाओगे कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो डिविडेंड कम दिया है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो डिविडेंड ज्यादा दिया होगा तो ऐड होगा, ये चीज बैलेंस शीट से फिगर आउट करना। इतना देखो, ये चैप्टर्स बिना समझे कभी नहीं होंगे, अगर आप सोचो इन्हें रट लोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, आ जाएंगे रो धो के 50-60, इससे ऊपर नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं कितना रटना पड़ेगा। ये 2 चीज डिस्कस करी, टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, बोनस शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, फिर पूरा बड़ा क्वेश्चन है, क्या रटोगे, और ये एक चैप्टर है।